हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एजुकेशन फॉर यू पर। तो आज की हमारी क्लास है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए और आज हम पढ़ने वाले हैं समाकलन। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे समाकलन के बेसिक से, उसके बाद इसके फॉर्मूले जानेंगे और फॉर्मूले के बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की जो क्लास है वो बेसिक क्लास है और जब तक किसी टॉपिक को हम अच्छे से नहीं पढ़ सकते जब तक हमें उसका बेसिक पता ना हो। तो आज हमारी बेसिक क्लास है, इसलिए आप क्लास को मिस मत कीजिए और एंड तक बने रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप कुछ ना कुछ नया सीख के जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों, आप लोगों ने अवकलन बहुत अच्छे से पढ़ी होगी क्योंकि समाकलन पढ़ने के लिए हमें अवकलन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब जैसे आपको कोई फंक्शन दिया रहता था y, ठीक है, जैसे हमने मान लिया कोई आपको फंक्शन दिया है f(x) बराबर y, तो आप अवकलन में क्या करते थे? मैंने आपसे कहा कि आप इसका करिए क्या, अवकलन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो आप लिखेंगे d/dx f(x) बराबर, अब y का करेंगे तो क्या लिख देंगे आप? dy/dx, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्या, अवकलन। अब मैं आपसे कहूँ कि आपको किसी फंक्शन का अवकलज दिया गया है, आप वह फंक्शन ज्ञात कीजिए। तो आप वह फंक्शन कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है ना? तो उस फंक्शन को ज्ञात करने की प्रक्रिया जो होती है वो होती है समाकलन। समाकलन के द्वारा यदि आपको किसी फंक्शन का अवकलज दिया जाता है तो आप वह फंक्शन ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम इसका करेंगे क्या, समाकलन, ये तो होगा समाकलन का साइन, ठीक है ना। ये क्या होता है? ये होता है समाकलन का साइन। जैसे हम अवकलन में लिखते हैं ना कि d/dx, तो dx का मतलब क्या होता है? हम किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। इसी तरीके से हमें समाकलन में भी लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, dx, यानी कि हम dx के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। अब हमारा क्या होगा, अब हमारा dy से जो dx से dx हो जाएगा कैंसल और यहाँ पे हमारा बचेगा समाकलन dy और समाकलन dy को हल करने पर हमारा निकल के आएगा क्या, y + c। तो यहाँ पे देखिए आपको वही फंक्शन मिल गया ना, वही फंक्शन मिल गया। अब जैसे आप कहेंगे भाई यहाँ पे तो y + c है, ए c क्या है? तो c है हमारा कांस्टेंट, क्या है? कांस्टेंट। जैसे कि ये आपको फंक्शन दिया, ठीक है, कोई फंक्शन दिया y। अब इस y का जब y + c आपको कोई फंक्शन दिया, ठीक है, क्या फंक्शन दिया? y + c। अब इस y + c का मैं आपसे कहूँ कि आप कीजिए क्या, अवकलन। तो जब आप इसका अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy/dx और c का हो जाएगा 0। तो हमें ये तो पता नहीं है कि इसके साथ कितने फंक्शन है। यहाँ पे मैं c लिख दूँ, d लिख दूँ, f लिख दूँ, तो ये सारे तो हमारी कांस्टेंट टर्म है और इसका हमारा अवकलन क्या होगा? इसका अवकलन हो जाएगा 0। तो इसी 0 को या जितने भी ये अचर इसके साथ लगे रहते हैं, इन अचर को रिप्रेजेंटेट करने के लिए हम इसके साथ लगाते हैं c और c को कहते हैं हम कांस्टेंट। तो यहाँ से हमने क्या जाना? यहाँ से हमने जाना कि जो समाकलन होता है वो अवकलन का उल्टा होता है। क्या होता है? जो समाकलन होता है वो अवकलन का उल्टा होता है। तो मेरे भाइयों, अब आपसे कोई पूछे कि भाई समाकलन की परिभाषा क्या होती है, तो आप उसे एक लाइन में बता सकते हैं जो आपने अभी सीखा है। आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया को, किसको? प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं। ठीक है, अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं, अर्थात जो अवकलन की उल्टी प्रक्रिया होती है उसे हम समाकलन कहते हैं। इसको मैंने आपको बता भी दिया था कि जैसे कोई भी फंक्शन आपको दिया है उसका आपको अवकलज ज्ञात है, ठीक है, d/ds f(x). या आप इसको इस तरीके से लिखिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कोई भी फंक्शन आपको दिया है f(x), अब आप इसका क्या करेंगे? इसका जैसे आपने अवकलन कर दिया, ठीक है, d/dx, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दिया तो आपको यहाँ पे प्राप्त होगा f'(x). क्या प्राप्त होगा? f'(x). अब इसके बाद जब हमें यह फंक्शन f(x) चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको f'(x) का करना पड़ेगा समाकलन x के सापेक्ष, तो आपको वही वाला फंक्शन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, वही वाला फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से एक लाइन निकल के आई कि अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया को हम समाकलन कहते हैं। आपने ये समझा, लेकिन अब आप भाई ये क्या है समाकलन के साथ, इसको क्या कहते हैं, इस चिन्ह का क्या मतलब होता है, इन सब चीज़ों को भी हम जानेंगे। क्योंकि
जैसे आपको अवकलन में दिया रहता था कि d/dx, ठीक है, इसका साइन क्या होता था, जैसे कोई भी फंक्शन दिया उसके आगे अगर आपने d/dx लगा दिया तो इसका मतलब होता है x के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर, d/dy लगा दिया तो y के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर। इसी प्रकार से समाकलन में हमने ये साइन लगा दिया, यहाँ पे dx लगा दिया, तो इनको कहते क्या है। तो इन सब चीज़ों को जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख देता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन मैंने लिखा, समाकलन का यहाँ पे साइन लगाया, f(x) dx इज इक्वल टू हमारा फाइनल निकल के आया f'(x), ठीक है, या स्मॉल f। अब इन सब चीज़ों को इसके साथ हमारा c भी निकल के आएगा, कांस्टेंट टर्म। अब इन सब चीज़ों को हम समझेंगे, तो इसको कहते हैं हम साइन, क्या कहते हैं, साइन या चिन्ह, ठीक है। तो यह हुआ हमारा समाकलन का चिन्ह। इस वाले टर्म को जिसका हम समाकलन करते हैं उसको कहते हैं समाकल, क्या कहते हैं, समाकल या इंटीग्रेट, ठीक है, इसको कहते हैं हम समाकल। और जो हमारा dx होता है, क्या होता है, dx, तो dx का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने ए वाला dx लिखा, d/dx अवकलन में, तो उसको कहते थे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पे d/dy लगा दिया तो y के सापेक्ष अवकलन करने पर। ऐसे ही यहाँ पे dx का मतलब होता है, अगर यहाँ पे x है तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, मतलब किसके रिस्पेक्ट में हम अवकलन करें, ठीक है। अगर x के सापेक्ष समाकलन करने पर, क्या, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है। तो यदि यहाँ पे y होता तो y के सापेक्ष समाकलन करने पर, यहाँ पे z होता तो z के सापेक्ष समाकलन करने पर। d के बाद जो भी टर्म यहाँ पे लिखा रहता है उसका मतलब होता है कि वो टर्म जो है वो है चर, क्या है, चर, उसी के रिस्पेक्ट में हमें उसका समाकलन करना है। जो लास्ट में हमारा निकल के आता है, जो हमारा फाइनल आंसर आता है समाकलन करने के बाद, उसको कहते हैं हम समाकल, क्या कहते हैं, समाकल। और जो c है इसको कहते हैं कांस्टेंट या अचर, कांस्टेंट या अचर। तो समाकलन के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका हम नामकरण यहाँ पे कर चुके हैं। इसको कहते हैं साइन, इसको कहते हैं समाकल, इसको कहते हैं कि हमें किसके सापेक्ष उसका समाकलन करना है। यहाँ पे f(x) है, इसको कहते हैं हम समाकल, और जो c है वो है अचर। अब इस अचर को अगर बहुत अच्छे से हम अच्छे से समझें कि ये c कहाँ से आ गया, c कहाँ से आ गया और हम c लिखते क्यों हैं। आपको बहुत कम टीचर ये बताएंगे, वो कह देंगे कि आप तो c लिख दीजिए, इसका मतलब होता है अचर, लेकिन ये c लिखते क्यों हैं इसको हम समझते हैं। जैसे आपको कोई फंक्शन दिया x3, ठीक है, x3 आपको एक फंक्शन दिया है f(x) बराबर, ठीक है। मैं आपसे कहूँ कि इस x3 का आप अवकलन कीजिए, तो आप इसका अवकलन करेंगे, इसको y के बराबर मान लीजिए, ठीक है, आपको y के बराबर एक फंक्शन दिया है x3, अब इसका हमें करना है अवकलन। तो x के सापेक्ष जब x के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करेंगे तो हमारे निकल के आएगा 3x², ये निकल के आ गया। अब हमने क्या कहा कि जो समाकलन होता है वो अवकलज जो आपको दिया रहता है उसका फंक्शन ज्ञात करने के लिए हमें प्रयोग में हम उस चीज़ को लाते हैं, ठीक है। यानी कि जो अवकलज दिया रहता है उसका फंक्शन हमें ज्ञात करना होता है तो हम उस अवकलज का समाकलन कर देते हैं तो हमें वह फंक्शन ज्ञात हो जाता है। अब इसका 3x² का हम करेंगे समाकलन, ठीक है, करते हैं। बेसिक फार्मूला तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, अगर आपने वहाँ से पढ़ लिया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका मैंने x के सापेक्ष किया, क्या, x के सापेक्ष मैंने किया यहाँ पे इसका समाकलन, तो 3 कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर हो जाएगा, और x² का होता है x⁴n+1 अपॉन n+1, x⁴n का होता है समाकलन। तो इसका जब हम करेंगे तो हो जाएगा हमारा x³ अपॉन 3, और 3 से 3 कैंसल, हमको क्या मिल गया, x³। लेकिन मैं आपसे कहता कि यहाँ पे x³ के बाद 5 लिखा है, फिर इसके बाद यहाँ पे पाई लिखा है, ठीक है, अब यहाँ पे 5 भी लिखा है, यहाँ पे पाई भी लिखा है। अब इस 5 और पाई का जब हम अवकलन करते तो ये तो 0 हो जाता, ये पाई का भी 0 हो जाता, ये दोनों 0 हो जाते और फाइनल अवकलन निकल के आता, वो क्या होता, 3x²। लेकिन जब हम इसका करते, ठीक है, 3x² का जब हम समाकलन करते तो हमें केवल x³ मिलता, लेकिन x³ के साथ जो हमारे ए वाले कांस्टेंट टर्म रहे ये तो छूट जाते, तो इन्हीं टर्म को बैलेंस करने के लिए हम उसके साथ लिख देते हैं c, उसके साथ हम लिख देते हैं अचर। इसका मतलब होता है कि इस फंक्शन के साथ अचर भी हो सकते हैं जिनको हमने इस c के अंदर समाहित कर लिया है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि इस c का सही मतलब क्या होता है। अब इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे आप फॉर्मूलाज, क्या डालेंगे, फॉर्मूलाज। तो अब हम समाकलन के फॉर्मूलाज समझेंगे कि फॉर्मूलाज कैसे निकल के आते हैं, ठीक है। और फॉर्मूलाज की जो लिस्ट है
जितने भी समाकलन के अंदर हमको फॉर्मूलाज पढ़ने हैं या जो हमें याद भी करने पड़ेंगे, उसकी जितनी भी लिस्ट है वो हम डाल चुके हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। और जिसको भी वो फॉर्मूले मिल चुके हैं तो वो उनको याद करना, लर्न करना शुरू कर दें, ठीक है। तो अब जैसे मैं आपसे बात करूँ अवकलन की, अवकलन में आपने पढ़ा होगा d/dx x, तो x का अवकलन क्या होता है? x का अवकलन होता है 1। क्या होता है? 1। आपने पढ़ा, ठीक है। d/dx, अब मैं आपसे कहता हूं कि x की पावर n, x की पावर n प्लस 1, ठीक है। x की पावर n प्लस 1 का अवकलन क्या होगा? तो x की पावर n प्लस 1 का अवकलन होगा घातांगे, यानी कि n प्लस 1 आगे, घातांगे घात से 1 कम, तो x की पावर n, ये हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये निकल के आ जाएगा क्योंकि n प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पे n ही बचेगा, ठीक है। इसके बाद d/dx 1/x या log x, 1/x नहीं, हम करेंगे log x का। तो log x का क्या होता है अवकलन? log x का होता है 1/x, ठीक है। अब अगला करेंगे d/dx e/x, e/x का क्या होता है? e/x। आपको इन 4 जो बेसिक फॉर्मूले हैं हम इनसे समझाएंगे कि कैसे समाकलन के फॉर्मूले इनसे जनरेट हुए हैं। बाकी फॉर्मूले आप अपने आप से निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर मैं सबका निकालने बैठ जाऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x का अवकलन करने पर हमें 1 मिलता है, तो 1 का समाकलन करने पर हमें क्या मिलेगा? हमें x मिलेगा। क्या मिलेगा? हमें x मिलेगा। यहाँ पे देखिए x की पावर n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 का जब हम अवकलन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? n प्लस 1 x की पावर n। अब हम x की पावर n का जब हम समाकलन करते हैं, क्या करते हैं? समाकलन करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? x की पावर n प्लस 1 तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो n प्लस 1 हमारा बचा ये कहाँ पे पहुँच जाएगा? नीचे। कहाँ पे पहुँच जाएगा? नीचे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? n प्लस 1। यहाँ पे x की पावर n का ये फॉर्मूला हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि n इज नॉट इक्वल टू -1। इसको भी हम याद रखेंगे, क्योंकि जब x की n की वैल्यू -1 हो जाएगी तो ये +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू -1 हो जाएगी तो यहाँ पे निकल के आएगा क्या? 1/x। क्या निकल के आएगा? 1/x। जब x की वैल्यू n की वैल्यू -1 हो जाएगी तो 1/x निकल के आएगा। और 1/x का हमने यहाँ पे देखा है कि ये किसका अवकलज है? यह log x का अवकलज है। तो 1/x का जब हम समाकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा log x, ठीक है, log x। अब इसके बाद हमने किया था e/x का अवकलन, तो e/x का अवकलन होता है e/x, तो e/x का समाकलन होगा e/x। e/x एक ऐसा फलन है जिसका चाहे आप समाकलन करें चाहे अवकलन करें वो हमेशा e/x ही रहेगा। अब एक दो समाकलन को भी और भी हम समझेंगे, जैसे sin x हुआ, क्या होगा? sin x। तो sin x का अवकलन क्या होता है? sin x का अवकलन होता है cos x। cos x का अवकलन क्या होता है? तो cos x का अवकलन होता है -sin x। मैं आपसे पूछूं tan x का अवकलन क्या होता है? तो tan x का होता है sec स्क्वायर x। मैं आपसे कहूं कि cot x का क्या होता है? तो cot x का होता है cosec स्क्वायर x। होता है कि नहीं होता है? -cosec स्क्वायर x। अब जैसे हम इनका क्या करें? इनका समाकलन निकालें, तो भाई समाकलन कैसे निकलेगा? तो इन सब के समाकलन भी हम निकालना सीखेंगे। अब जैसे sin x का आया cos x, तो भाई cos x का क्या निकल के आएगा? cos x का निकल के आएगा sin x। बहुत सिंपल है, इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे है sin x, क्या है? sin x। अब माइनस का चिन्ह तो हम लेंगे नहीं, इसीलिए माइनस का चिन्ह हम इसके साथ लगा देंगे। तो sin x का जब हम करेंगे x के सापेक्ष समाकलन तो निकल के आएगा हमारा cos x। क्या निकल के आएगा? cos x, वो भी माइनस का cos x। अब sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का जब हम करेंगे समाकलन तो निकल के आएगा tan x, क्योंकि tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का समाकलन होगा tan x। cot x का समाकलन होता है cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का समाकलन होगा -cot x। ये जो माइनस वाला चिन्ह है वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले के साथ हम कभी माइनस
नहीं लिखते। इसी तरीके से जितने फॉर्मूले हैं उनके आप अवकलन निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। और आप प्रैक्टिस कीजिए, आप खुद निकालने लगेंगे। ये तो बेसिक था जो मैंने आपको बता दिया। और आपको फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। फॉर्मूले मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे दिए हैं, आप वहाँ से उन्हें निकालिए, अपने नोटबुक में लिखिए और उन्हें याद कीजिए। अब हम करेंगे चैप्टर 7 की एक्सरसाइज फर्स्ट, एक्सरसाइज 7.1। तो एक्सरसाइज 7.1 पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो समाकलन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक अनिश्चित समाकलन और एक निश्चित समाकलन। जो निश्चित समाकलन होते हैं उसमें हम लिमिट का प्रयोग करते हैं, जो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ने वाले हैं क्या, अनिश्चित समाकलन, ठीक है। तो अनिश्चित समाकलन की जो पहली एक्सरसाइज है 7.1 वो आपको करनी है। अब जो समाकलन की विधियां होती हैं वो कई विधियां होती हैं। एक सीधे फॉर्मूले से आप समाकलन निकाल दीजिए, बहुत सिंपल से होते हैं। इसके बाद प्रतिस्थापन द्वारा आपको समाकलन पढ़ना पड़ते हैं, आंशिक भिन्न के द्वारा समाकलन और खंडशः समाकलन। धीरे धीरे हम इनको भी कवर करेंगे। तो आपकी जो एक्सरसाइज है 7.1 उसमें सवाल नंबर हम सबसे पहले करेंगे 8। अब आप पूछेंगे कि भाई 8 क्यों करेंगे, क्योंकि जो आपको पहले ऊपर जो समाकलन दिए गए हैं उनमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा उनको करना है, और प्रतिस्थापन विधि तो मैंने आपको पढ़ाई नहीं है। तो जब हम 7.2 करेंगे तब आप उन सवालों को करना सीख जाएंगे, जब हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सवाल नंबर 8 लिखते हैं, ठीक है। 8 लिखेंगे। जो आपका सवाल है 8वां वो है ax² + bx + c dx। ये आपको इसका क्या करना है, हमको समाकलन ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका हम समाकलन ज्ञात करेंगे। अब समाकलन ज्ञात करेंगे इससे पहले आप दो चीज़ें और जान लीजिए, ठीक है। जो मैं आपको बताना भूल गया, तो आप सबसे पहले वो दो चीज़ें और जान लीजिए कि समाकलन की कुछ बेसिक थ्योरम होती हैं, ठीक है। बेसिक थ्योरम होती हैं या मूलभूत प्रमेय जिन्हें हम कह सकते हैं। तो जो मूलभूत प्रमेय होती हैं वो 2 या 3 जितने भी आपको बांटना है बांट लीजिए, चाहे 2 कह लीजिए चाहे 3 कह लीजिए। मेरे हिसाब से तो 2 ही हैं। पहली ये कि यदि आपको किसी फंक्शन का समाकलन करना है और उसके साथ आपको अचर दिया गया है, क्या दिया गया है, अचर। यहाँ पे k है कांस्टेंट। अगर किसी फंक्शन के साथ आपको कांस्टेंट दिया गया है तो उस कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद उस फंक्शन का करेंगे समाकलन, ठीक है। तो ये चीज़ आपने सीख ली। दूसरी, यदि आपको कोई भी फंक्शन दिया गया है उसके साथ 2 पद हैं, ठीक है। कितने पद हैं, 2 पद हैं। जैसे f(x) है और साथ में g(x) है। आपको 2 टर्म यहाँ पे अगर आपको दिए गए हैं साथ में, तो आप इनको अलग अलग तोड़ के इनका क्या कर सकते हैं, समाकलन इसका कर सकते हैं। तो f(x) के साथ dx आ जाएगा और प्लस में g(x) के साथ भी आपका dx आ जाएगा। यहाँ पे प्लस के साथ भी जुड़े हो सकते हैं और माइनस के भी साथ जुड़े हो सकते हैं, ठीक है। प्लस में हो या माइनस में हो, इनको हम अलग अलग करके इनका समाकलन करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे। तो भाई इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये अचर है, ये क्या है, अचर है, तो उसको निकाल लेंगे बाहर। तो हमारा ए बाहर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x² dx प्लस यहाँ से b बाहर हो जाएगा x dx और प्लस यहाँ से c बाहर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका ओनली dx। अब मैंने आपको फॉर्मूले अभी बताई हैं। क्या फॉर्मूला मैंने बताया है, मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया है x की पावर n। x की पावर n का जब हम समाकलन करते हैं तो वो हो जाता है हमारा x की पावर n+1/n+1। इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे, साथ में इसका कांस्टेंट भी आ जाता है c। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका a। x² का करेंगे तो क्या हो जाएगा x³ और फिर आ जाएगा b। x का करेंगे तो क्या आ जाएगा x² और फिर c, क्या आ जाएगा c। और फिर यहाँ पे 1 × dx है। तो इसका हमने क्या बताया आपको, इसका बताया कि x के सापेक्ष करेंगे तो x, y के सापेक्ष करेंगे तो y। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा cx और साथ में एक कांस्टेंट टर्म हम लिख देंगे। कांस्टेंट टर्म क्यों लिखा, ताकि ये हमारा बैलेंस रहे। तो ये यहाँ पे हमको एक लाइन भी लिखनी पड़ेगी, वेयर c इज कांस्टेंट। अब आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो समाकलन बहुत ही आसान है, आपको फॉर्मूले आने चाहिए, उसके बाद आप इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। तो आपने अभी समझा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम आगे के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। चलिए तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है 2x² + e⁻x dx। हम इसको तोड़ के नहीं, हम इसका डायरेक्ट करेंगे क्योंकि हमको टाइम की भी बचत करनी है। आप वैसे ही लिखेंगे, वैसे स्टेप में जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताया था। अब इसका करेंगे बहुत सिंपल। 2 है कांस्टेंट, 2 को बाहर ले लिया, x² का क्या हो जाएगा x³
और e की पावर x का तो होता ही e की पावर x, साथ में आपका c। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे एक लाइन में हो गया फिनिश। कितनी सिंपल सी समाकलन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम करके देख लेते हैं 10th। ठीक है, 10th वाला जो क्वेश्चन है वो आपको थोड़ा टफ भी लग सकता है, लेकिन है बहुत सिंपल। √x - 1/√x का होल स्क्वायर। अब इस वाले को हम करेंगे, तो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम इसका स्क्वायर खोलेंगे। क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे। तो यहाँ पे इसका हमें क्या करना है, समाकलन। तो एक समाकलन का चिन्ह और लास्ट में dx, क्योंकि x के सापेक्ष हमें इसका क्या करना है, समाकलन। अब इसका स्क्वायर खोलिए, चलिए खोलते हैं स्क्वायर। तो x² √x का स्क्वायर हो जाएगा x प्लस b², तो 1/√x का स्क्वायर भी हो जाएगा x माइनस 2ab। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया और लास्ट में हम लिख देंगे यहाँ पे dx। अब देखिए √x से √x हो गया कैंसिल, हमारा फंक्शन क्या बचा, हमारा फंक्शन बचा x प्लस 1/x प्लस -2, क्या बचा -2, और यहाँ पे dx। चलिए करते हैं। तो x का क्या होता है, x का होता है x² / 2, 1/x का क्या होगा, 1/x का होगा आपका log x, और -2 क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो -2 बाहर, और dx का हो जाएगा हमारा x प्लस c, वह c इज कांस्टेंट। बहुत आसानी से आपके यहाँ पे समाकलन हो जाती है और बड़े आसानी से आप इनको कर लेंगे। अब आगे के क्वेश्चन आप लगा के देखिए, आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे। अब एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं त्रिकोणमिति वाला, ठीक है, ताकि आपको वो भी समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं 18। कौन सा करने वाले हैं, 18। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, sec x प्लस tan x। अब इसको करके देखते हैं, चलिए करें। तो sec x का अंदर हो जाएगा सबसे पहले तो गुणा, तो sec x का sec x के साथ होगा तो sec² x प्लस sec x का tan x के साथ होगा तो sec x tan x। ठीक है, और इसके साथ हमारा dx भी यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने यदि फॉर्मूलेज आपको लर्न है, आपको याद है, तो बहुत सिंपल हो गया। sec² x का अवकलन होता है, क्या होता है, tan x, और sec x tan x का होता है हमारा sec x प्लस c। तो ये वाला भी हमारा हो गया। अब इसके बाद अब जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज या समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। किस विधि द्वारा, निरीक्षण विधि द्वारा। तो उसमें आप टेंशन करने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम प्रतिस्थापन वाले सीख लेंगे और प्रतिस्थापन के बाद हम जो है निरीक्षण विधि वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको अभी बता देता हूँ, जैसे कि पहला ही क्वेश्चन हम इसका कर लेते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन वाला तो है लेकिन हम इसको करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमको दिया गया है sin 2x। अब यहाँ पे हमारी एक चीज़ आप याद रखेंगे, इसका जो हमें आपको यहाँ पे फंक्शन दिया गया है sin 2x। इसका निरीक्षण विधि द्वारा हमें क्या ज्ञात करना है, इसका समाकलन ज्ञात करना है। अब डायरेक्ट आप फॉर्मूले लगा के इसको नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि उसमें एक टर्म लिख दिया उन्होंने निरीक्षण विधि द्वारा। तो हम हैं बहुत चालाक और बहुत जुगाड़ू आदमी। तो सबसे पहले तो हम इसका रफ वर्क कर लेंगे और sin 2x का समाकलन हम डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, रफ में ही हम इसका डायरेक्ट कर लेंगे। अब जैसे ही हम इसका डायरेक्ट करेंगे तो sin 2x का क्या हो जाएगा, sin 2x का हो जाएगा cos 2x। क्या हो जाएगा, cos 2x, क्योंकि sin x का होता है cos x। अब इसके बाद 2x है तो इस 2x को हमने t मान लिया, मान लीजिए t मान लिया। आगे आप t मानने वाले क्वेश्चन या प्रतिस्थापन द्वारा सीखेंगे। जिसको हम t मानते हैं तो उसके साथ जो कांस्टेंट होता है उसको हम अपॉन में लिख देते हैं। कहाँ लिख देते हैं, अपॉन में। ठीक है, तो इसका समाकलन हमारा निकल के आ गया cos 2x/2। निकल के आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब इसी का प्रयोग कर देंगे हम यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, माना आपको एक फंक्शन f(x) बराबर cos 2x/2। ठीक है, cos 2x/2 आपको दिया गया है। अब इसमें करना क्या पड़ता है, हमको इसका करना पड़ता है अवकलन। माना कि फंक्शन जो है या sin 2x का जो समाकलन है वो cos 2x/2 है। ठीक है, ये अपन ने इस चीज़ को क्या कर लिया, लेट कर लिया। अब इसका हम जब अवकलन करेंगे तो हमें sin 2x मिलना चाहिए। यदि हमें sin 2x मिल गया तो हमने उसको निरीक्षण विधि द्वारा हल कर लिया, मतलब हमने उसको खोज लिया। निरीक्षण का मतलब क्या होता है, खोजना। तो पहले एक टर्म रखेंगे, फिर 2 रखेंगे या 3 रखेंगे। उससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल के वही टर्म यहाँ पे रख दीजिए और आपका आ जाएगा। अब cos 2x का हम करेंगे अवकलन। ठीक है,
इसको मान लीजिए y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर cos 2x अपॉन 2। तो y बराबर हमको ये फंक्शन दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आपने अवकलन पढ़ रखी होगी, ठीक है। तो आपने अवकलन अच्छे से पढ़ रखी होगी तो आपको आसानी से आ जाएगा। चलिए हम इसका कर लेते हैं। तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, 1/2 है कांस्टेंट टर्म तो इसको ले लेंगे बाहर, और cos 2x का हो जाएगा आपका sin 2x, और 2x का हम जिसको t मानते हैं अवकलन में उसका द्वारा करते हैं, तो 2x का हो जाएगा इनटू में 2, इस 2 से 2 कैंसल, तो dy बाई डी एक्स बराबर हमें मिला क्या sin 2x। अब आपको वही वाला फंक्शन आपको मिल गया, ठीक है, वही वाला फंक्शन अवकलन करने पर मिल गया। तो आप लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अतः cos 2x अपॉन 2 sin 2x का समाकलन है, और आपका क्वेश्चन यहाँ पे निरीक्षण विधि द्वारा हल हो गया। तो जिसको प्रतिस्थापन विधि अच्छे से आती है वो उन क्वेश्चन को ही कर लेगा, और जो सिंपल क्वेश्चन है वो तो आसानी से हो जाएंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले समाकलन का बेसिक जाना, बेसिक जानने के बाद हमने उसके फॉर्मूलेज जाने, उसकी मूलभूत थ्योरम जानी, फिर उसके बाद हमने एक्सरसाइज 7.1 के कुछ सवाल किए। अगर आपको 7.1 के किसी भी सवाल में दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आप वहाँ पे हमसे पूछ लीजिए, आपको उन क्वेश्चन के आंसर वहाँ पे मिल जाएंगे। यदि क्वेश्चंस की मात्रा बहुत अधिक होती है तो मैं उस पर डाउट क्लास बनाने की भी कोशिश करूँगा कि आपको डाउट क्लास के द्वारा भी वो उसके समाधान आपको दिए जाएं, और जो डाउट क्लास होगी उसमें बाकायदा आपका नाम भी लिया जाएगा कि इस बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट आया है, और फिर हम उसको हल करेंगे। तो आप पूरी एक्सरसाइज लगाइए, और आपको डाउट आता है तो हमें ज़रूर से ज़रूर बताइए, या तो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।